वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो चर्चा कानून की भी होगी चर्चा और चर्चा आम बखास भी होगी। आज मेरे साथ डॉक्टर परवीन जोगराज जी हैं। तो आपने देखा पिछले दिनों 24 जनवरी तो एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया, कमेमोरेट किया गया। तो उसी के रिलेटेड आप देखते हो कि ये हमारी भ्रूण हत्याएं हैं, एक सामाजिक बुराई है और ये कैसे होती हैं, क्यों करते हैं लोग, एक इस पे भी बात होगी। और इस जहां तक पहुंचने के लिए, भ्रूण हत्या करने के लिए क्या क्या जो इलीगल मेथड्स हैं, जो कानून के खिलाफ जाते हैं, अगेंस्ट लॉज हैं, वो जो अनस्क्रपलस लोग हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं। और ये जो लॉ इसके टाइम टू टाइम काफी आए इस पे, ये भ्रूण हत्या रोकने के लिए। उससे पहले कि जो हमारा जहाँ प्री ये कंसेप्ट था कि ये टेस्ट कराते थे लोग कि माँ के पेट में क्या है, फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है। और एक तो नया अभी मेरे साथ डॉक्टर साहब ने बात की कि एक तो प्री कंसेप्शन की एक नया तरीका लोगों ने ढूंढा हुआ। तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब का कानूनी बात भी होगी, साथ में मेडिकल रिलेटेड भी होगा। तो मैं ये सारा हवाले करता हूं और डॉक्टर साहब को कहता हूं कि इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। भ्रूण हत्या, प्री कंसेप्शन जो आप टेस्ट करते हैं या प्री नेटल टेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा। धन्यवाद जज साहब। आप सबने सुना होगा कि 24 जनवरी 2025 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया और थीम रहा एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। उसी के संदर्भ में आज हमारा कानूनी चर्चा है। आपको पता है हमारे धर्म में लड़की को, कन्या को एक लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन पुत्र मोह के चक्कर में चलते हुए काफ़ी पिछले दिनों में कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर हमारे सोसाइटी में एक अभिशाप का रूप बन के आया है। और इसी के संज्ञान लेते हुए और जब से अल्ट्रासाउंड मशीन आई है 1990 के दशक में, तो काफ़ी कन्या भ्रूण हत्याएं होती गई है। तो सरकार ने सख्ती लेते हुए 1994 में PNDT एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। तो पार्लियामेंट में 1994 में PNDT एक्ट पास हुआ, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि जन्म से पहले गर्भाधारण के दौरान हम लोग लिंग परीक्षण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। और उसके आंकड़े में बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 1981 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप में भारत के जो स्टेटस थे, 100 लड़कियों के पीछे 104 लड़के थे, सिर्फ 4 का डिफरेंस था। लेकिन 2011 का सेंसस में बताऊंगा, उसमें यही जो आंकड़े चल गए, 100 लड़कियों पे 109.4 यानी कि 110 लड़के थे। इसका मतलब 10 का डिफरेंस हो गया लड़कियों का, बड़ा। और सबसे बड़े आश्चर्यजनक की बात है, पंजाब में ये 126 का डिफरेंस, पंजाबियों ने मुंडे ही चाहिए। दूसरा था हरियाणा 122, हरियाणवियों को छोरे ही चाहिए। हालांकि हरियाणा की जो छोरियां हैं, आपको पता है, जो दंगल फिल्म बनी और इतना उन्होंने मतलब मेडल्स भी लिए वर्ल्ड लेवल पर रेसलिंग में। और पंजाब और हरियाणा में तो बहुत ही ज्यादा ये लिंग परीक्षण करके MTP होती रही है, मेडिकल टर्मिनेशन होती रही है। तो ये सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो रही है। और उसी के चलते ये MTP एक्ट था। तो मैं आपको बताऊंगा MTP एक्ट क्या था। तो MTP एक्ट था कि कोई भी डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट जो है कोई जांच नहीं कर सकता है किसी की प्रेगनेंसी के दौरान, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता है। और अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है और पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की सजा है और 10,000 साल का जुर्माना है। और सबसे बड़ी बात है, उसका 2 साल से उसका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर दी जाती है टेम्पररी। और अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 5 साल की सजा, 50,000 में जुर्माना
और उसकी जो रजिस्ट्रेशन परमानेंटली कैंसिल कर दी जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग भी अपना सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने आते हैं उन पे भी यही सजा है। कोई पेरेंट्स हैं या जो अपने गर्भाधारण के दौरान सेक्स परीक्षण कराते हैं उन पे भी यही लागू है, 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, और तो समझो एक कॉन्स्पिरेसी का केस बन जाएगा। और 5 साल, और जो दूसरी बार पकड़ा जाता है उसको अगेन 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। ऐसा नहीं है, जो मीडिएटर है, जो बीच में अल्ट्रासाउंड कराने, उसको भी सजा है। अच्छा, वो भी, और जो वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो गया ना। और जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है उस पे भी सजा है, और जिसके किराए के मकान पे वो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक चल रहा है उसको भी सजा है। कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोविजन है, समझो ये। और इसके अलावा था कि कोई भी विज्ञापन इस सिलसिले में पकड़ा गया, अखबार में कोई विज्ञापन नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने की बात की, लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहले हम इसी पे आएंगे कि कुछ टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, सैनोग्राफी, या जो भी आपने रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं, तो जो बच्चे के माँ के पेट में बच्चा है, फीटस है, जहाँ जो आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, वो भी एक लोग पूरी नज़र रखते हैं और उसको डॉक्टर रेगुलेट करते हैं, जो भी हमारे ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो उसमें फिर ये कैसे करेंगे अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, अब नॉर्मलिटी है, एनामोली है, कोई डेवलपमेंट में जो फीटस के, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ लिंग परीक्षण, उसमें भी आप लिंग परीक्षण नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये एक्ट वहां लागू नहीं होता है। अगर अल्ट्रासाउंड आप अगर कर रहे हैं उस पर्पस के लिए, अगर कोई बच्चे को क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, कोई बच्चे को जेनेटिक डिफेक्ट है, जो बच्चा बच नहीं सकता है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, बच्चे को लाइफ लॉन्ग अपंगता का कारण बन सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये होता ये है, मैं एक बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, होता क्योंकि उसी के कारण में जो आपने बातें कही, अब नॉर्मलिटी, एनामोली, जो जेनेटिक है, जो फिजिकल मेंटल जो है, उसी के कारण में जो लिंग परीक्षण भी बीच में कर देते हैं। तो और बातें मैं बताऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल है जिसमें ये कानून नहीं लगता, जैसे किसी ने कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड अपनाया, वो फेल हो गया, उसमें भी वो कानूनी उसमें कर सकता है वो एमटीपी। और उसके बाद है अगर कोई रेप का सर्वाइवर है। लेकिन एक मुझे बताइए डॉक्टर साहब, जो कर सकता है ये किसी की सुपरवाइजन में होगा, डॉक्टर की एडवाइस पे होगा। ऐसे थोड़ा कि वो किसी की एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाएगा और अपने लेवल पे। सर, इसी पे मैं आ रहा हूं। तो कुछ मतलब कमियां थी 1994 के एक्ट में। हाँ, इसी को संशोधित करते हुए इस पे इसमें अमेंडमेंट हुई 2003 में। तो 2003 में ये कानून काफी सख्त कर दिया गया और इसका नाम भी चेंज कर दिया, पीएनडीटी के बजाय पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, यानी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है। और इसमें प्री कंसेप्शन का मतलब है यानी गर्भाधारण से पहले भी आप लिंग का कर सकते हैं। थोड़ा सा बताइए वो क्या? हाँ, एक्चुअली 2003 में समाज में आईवीएफ का कंसेप्ट शुरू हो चुका था, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि आप लोग जिन कपल के यहाँ बच्चा नहीं होता तो आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म और मदर का वो लेके एग लेके तो हम आर्टिफिशियल तरीके से दोबारा इंप्लांटेशन कर सकते हैं ओवम में। तो उसके दौरान भी लोगों ने क्या किया, एक नया तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुआ था, एक्स वाई सेपरेशन, जिनको वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी हुआ ये कि जितने भी आईवीएफ के केसेस आना शुरू हुए सारे मेल बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, मेल बच्चे के लिए। अब उसका क्या था, जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए पता चल, एक टेक्निक है जिसमें एक्स वाई सेपरेशन, दो क्रोमोसोम को सेपरेट करके आप जानबूझ के आप वाई वाला क्रोमोसोम डाल सकते हो ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। तो उसको ये डॉक्टर साहब फिर नेचर के अगेंस्ट हुआ जी? बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट, कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो। जो आना था कुदरत तौर पे, जो नेचर का था, अब उसको सेग्रीगेट करके ये वाला, उस पे मैं वही पे आ रहा हूं, ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जो 2003 की अमेंडमेंट है ये किस पे लागू हुई, जेनेटिक सेंटर के ऊपर। अच्छा, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। तो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के ऊपर पूरी एक रेगुलेशन है कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर में
आप यहाँ पीडियाट्रिशियन रख सकते हैं या गायनिकोलॉजिस्ट या मेडिकल जेंट जिसको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो काउंसलिंग में, ठीक है। और वहां भी वो काउंसलिंग क्यों करने? काउंसलिंग करते हैं जिनके घर बच्चा नहीं होता, वो अलग मसला है, या जिनके घर में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी बार बार उनका, लेकिन बच्चे का अक्सर ये है कि मेल और फीमेल, लेकिन उसी के बहाने वो लोग ये काम किया जा रहा है अंडर द नेम ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। तो लिंग परीक्षण किया जाता था, तो उसके लिए ये एक रेगुलेशन था। दूसरा, पहले ही चूज कर लेते हो कि हमें लड़का चाहिए, वहां अल्ट्रासाउंड की मशीन भी होती है ना सर, वहां के रास्ते ही किया जाता था। दूसरा था ये जेनेटिक सेंटर हुआ। दूसरा हो गया जेनेटिक क्लिनिक। अब जेनेटिक क्लिनिक में क्या होता है, वहां पर भी जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को बीमारियां होती हैं, जैसे वो डाउन सिंड्रोम है, जैसे बच्चों को गुलन में और बड़ी बीमारी होती है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो वहां क्लिनिक में भी, उस क्लिनिक के बहाने भी ये धंधा चलता रहा था, उसके ऊपर भी ये चला था। तो उसके भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि वहां पर कौन कौन हो सकता है। तीसरा था जेनेटिक लेबोरेटरी, जो सबसे बड़ा जो आप कह रहे हैं क्रोमोसोम्स की। तो जेनेटिक लेबोरेटरी में एक जेनेटिक फिजिक्स जेनेटिस्ट जरूर होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो, वो रिक्विजिट है, उसके बगैर वो चल नहीं सकता। और जेनेटिक लेबोरेटरी में और जेनेटिक सेंटर में पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड मशीन भी होती है, और उस मशीन का नाजायज फायदा उठाया जाता था जेनेटिक काउंसलिंग की। और इसमें अब क्या हुआ, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड को इंक्लूड कर दिया गया, पहले अल्ट्रासाउंड इंक्लूड नहीं था। और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जब हम गर्भ का जो पानी होता है उसको निकाल के वहां से भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। तो जब जो औरत प्रेग्नेंट होती है तो 3-4 वीक में जो पेट का पानी होता है जिसके बच्चा फ्लोट कर, उस पानी का निकालें, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, उससे पता चल जाता है, उससे पता। तो ये लगाम लगाने की कोशिश की गई है 2003 के अमेंडमेंट में, ये प्री कंसेप्शन है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अब हर चीज की रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब इन्होंने सारी जो कार्रवाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर करी है। इवन जो कंपनी सप्लाई करती हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, उनके ऊपर भी लगाम कसी गई है। जब तक वो लिखित में ना दें कि हम लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने लगे हैं और यहाँ लिंग परीक्षण नहीं करेंगे, तभी उसको मशीन वो कंपनी दे सकती है, खरीद दे सकती है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन जेनेटिक, तो ये सारी कार्रवाई जो आपने कहा, जो ये सारा कहा, पर्पस तो एक ही है कि to kill the female child in womb of the mother, मतलब उसको भ्रूण हत्या समझो, आते ही है ना एक, समझो जैसे इंडियन पिनल कोड में। लेकिन जो हमारा एमटीपी है इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाती है, अभी उस पर भी आएंगे सर, वो थोड़ा सा मैं पहले ये तो बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो रजिस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनरजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को इमीडिएटली सील कर दिया जाता है, वो तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की और मॉलिक्यूलर जेनेटिक सेंटर्स काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास होती है। आपको एक आवेदन देना होता है, उसे एफिडेविट लिख के देना पड़ता है कि मैं ये नहीं करूंगा। फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है उसको जांच करता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद उनकी टीम जाती है इंस्पेक्शन करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, और देखती है कि वो ऐसा सिस्टम नहीं, जगह भी ठीक है। उसके बाद क्या, एडवाइजरी बोर्ड, मैं एडवाइजरी बोर्ड की बात करूंगा। अच्छा। उसके बाद ये फाइल जाती है एडवाइजरी बोर्ड के, रजिस्ट्रेशन से पहले। उस एडवाइजरी बोर्ड में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि उसका चेयरमैन होता है डिप्टी कमिश्नर। तो मैंने भी, जब मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गांधीनगर था, एडवाइजरी बोर्ड का मैं भी मेंबर था। तो उसमें क्या होता है, 3 महीने में मीटिंग होती है। उस एडवाइजरी बोर्ड में पिछले 3 महीने में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आए हैं, वो पूरी इंस्पेक्शन के साथ वो फाइनल उसको देने, रजिस्ट्रेशन से पहले एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में चेयरमैन उसका होता है डीसी, और रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये ठीक है, लेकिन जो इंस्पेक्शन करते होंगे, इंस्पेक्शन चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर, जैसे आपने कहा, वो तो मशीनें भी देखेगा। क्या वो जो आपने कहा, पहले कहा था, मुझे एक बीच में बात आई कि उन्होंने कहा कि ये उस पे वाकई ही जो एफिडेविट दिया है, जो उन्होंने दिया, उसके साथ कौन साइड करती है, जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रिवेंशन है, उसके साथ कौन साइड, ये भी एक देखते होंगे। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर एक टीम भेजता है पूरी क्वालिफाइड, जो कि चेक करके आता है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट आती है उस एडवाइजरी कमेटी। उस एडवाइजरी कमेटी में चेयरमैन के अलावा, डीसी के अलावा, चीफ मेडिकल ऑफिसर के अलावा, हेल्थ डिपार्टमेंट से चीफ, जैसे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो गया, या मेडिकल कॉलेज से कोई अथॉरिटी हो गया, एक रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड वाला, एक पीडियाट्रिशियन होता है, और इसमें एक सोशल वर्कर भी होता है, और एक लीगल सेल से भी कोई होता है, इसमें लीगल मेंबर भी होता है। तो सारी जांच के बाद फाइलें उस पे की, ये बातें बिल्कुल देखिए,
काम तो चलाना है। जो आपने कहा परमिशन भी आ गई, सर्टिफिकेट भी आ गया, एस्टेब्लिश भी हो गया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वायलेशन होती है कानून की। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि एक सिटी में एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सीज कर दिया गया, पता लगा वहां पंजाब से पेशेंट आए, अल्ट्रासाउंड सेक्स डिटरमिनेशन हो रही है, उसको सील कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसी रेड पड़ती है, नॉर्मली क्या होता है कि पहले शो कॉज नोटिस दिया जाता है, उसको हमें शक वार्निंग, शो कॉज नोटिस डीसी सीएमओ की तरफ से दिया जाता है, शो कॉज नोटिस कि हमारे ऐसी कंप्लेंट आई, हम एक्सप्लेन करो, अगर कंप्लेंट सेटिस्फाई नहीं होते वो सील कर दिया जाता है, परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसे ये हुआ तो बगैर शो कॉज नोटिस के इमीडिएटली सील कर दिया जाता है। हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन सब्सटेंशियल है उसमें, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो ये रहा पीसीपी। अभी डॉक्टर साहब इस पे आओ ना, जो मेन जो हम देखते हैं कि वायलेशन और ये सारा होता है, फिर जो मतलब जो अबार्शन करते हैं, जो इलीगल की बात अनऑथराइज्ड है, अब हम और कुछ क्रैक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ दाई जो लोकल लेवल पे हैं। कानून ठीक है, कानून इन सभी को रोकने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, जो जिसमें कंपल्सरी है, नेसेसिटी है, जिसमें टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है वो एक अलग मसला है। लेकिन जब लिंग परीक्षण के बाद जो एक टर्मिनेशन करनी है इन द गार्ब ऑफ नॉर्मलिटी वगैरह, उस पे बात करें। हाँ सर, एमटीपी एक्ट से पहले एक मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बताना चाहूंगा। 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये सेक्शन 22 ऑफ द पीसीपीएनडीटी एक्ट का था। उसमें क्या था कि कोई भी पब्लिसिटी नहीं कर सकता, तो इंटरनेट हुआ ये था, कुछ केसेस आए थे तो इंटरनेट के जरिए पब्लिसिटी की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इवन गूगल को डायरेक्शन दी, सर्च इंजन को डायरेक्शन दी कि गूगल को भी, सारे इंटरनेट को, कि आपको अगर लगता है कोई इस किस्म का मैटर आया है जिसमें पब्लिसिटी की जा रही है लिंग परीक्षण की, आपकी ड्यूटी है अब उसको ब्लॉक करना। कितना डेयरिंग है लोगों की लिंक परीक्षण का ओपन देते हैं। 2016 की ये जजमेंट है सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उनको वो ब्लॉक करना है, वो मैटर हटाना है अपने ट्विटर। इसका मतलब होगा तो तभी सुप्रीम कोर्ट। लोग जब सर्च मारते हैं उनको ब्लॉक नजर आना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए उनको वो मैटर, कोई भी लिंग परीक्षण के बारे में। ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसला है जिसपे गूगल ने भी काफी ज्यादा वेलकम किया इस स्टेप को, कि उनको नहीं पता था कि इंडिया से बाहर कंट्री में। डॉक्टर साहब अभी ये बताइए, थोड़ा लंबा हो जाएगा एपिसोड, थोड़ा ये बताइए कि किन कंडीशंस में अबार्शन जो लीगल। तो अब हम चलेंगे एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट जब 1971 में बना, तो एमटीपी एक्ट ये बना था उसमें कि वो मैरिड वुमेन के लिए ही लागू था। अब वो भी है, एक बात आई। नंबर 2 जो एमटीपी एक्ट था वो 20 वीक्स तक लीगल माना जाता था, प्रोवाइडेड 12 वीक्स तक एक डॉक्टर और 20 वीक्स तक 2 गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह से होता था। और तीसरा उस एक्ट में यह था कि वुमेन की जब कॉन्फिडेंशियली लीक करता था, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक करता था, आइडेंटिटी लीक करता था, उसको 1000 की सजा होती थी। तो ये था उस एक्ट। डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, जो आपने कि एक जनरल आपकी जो एक मेडिकल नॉलेज के लिए लोगों को हो जाएगा, कि ताकि लोग अगर गलत तरीके में, लीगल तरीके, सेफ जो अबॉर्शन है वो कितने पीरियड की होती है सेफ? सर सेफ अबॉर्शन सिर्फ 12 वीक्स की होती है। 12 वीक्स की। वो कहते हैं 9 वीक की है, 12 वीक्स तक सेफ अबॉर्शन है सर। उसके बाद तो उसके मेथड जो अक्सर जो लीगल सर, उसी पे आऊंगा कि सेफ अबॉर्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 की एक अमेंडमेंट 2021 में लाई। तो 2021 का एमटीपी एक्ट क्या कहता है? 2021 का एमटीपी एक्ट ये कहता है अब ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी लागू है। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। ना डॉक्टर साहब, मैं उस पर क्लियर करूंगा। एक्ट में इंक्लूड किया ना 3B वही बात करता था, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा किया कि ये 3B था, उसमें क्लियर नहीं था कि भाई आप अनमैरिड और मैरिड वो एक स्टेटस की बात। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, अगर मैरिड है अनमैरिड है, हाँ कंडीशंस अगर को उसकी जो मेडिकल कंडीशंस जरूरत है उसकी, मतलब वो नहीं है जैसे आपने कहा कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो आपने पहले बातें की, अगर उसको नेसेसिटी है तो मैरिड और अनमैरिड में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 21 और जो उसको आपको पर्सनल लिबर्टी देता है, लाइफ देता है उसकी, और आर्टिकल 14 जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता कि मैरिड और अनमैरिड को क्या मैरिड मैरिटल स्टेटस इन। तो ये जो बच्चे हमारे एडोलसेंट एज में हैं
और आगे जो रेप और वो भी अभी बताइए, रेप और पॉक्सो के केसेस। अनमैरिड को मैंने इसलिए उन्होंने इंक्लूड किया क्योंकि क्या हो रहा था कि अनमैरिड जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो क्वालिफाइड लोगों से अबॉर्ट करा रहे थे, बिल्कुल, और डेथ हो रही थी लड़कियों की। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, इट इज लीगल, जाइए आप लीगली तरीके से अबॉर्ट कराइए और कम से कम हेल्थ तो रहेगी मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल, हम बना रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा डिफरेंस था कि अमेंडमेंट 2021 में ये थी कि पहले 20 वीक्स तक लीगल था, अब इन्होंने क्या किया 24 वीक्स तक लीगल किया ओनली फॉर रेप विक्टिम्स के लिए। रेप विक्टिम्स के लिए 20 to 24 वीक्स तक भी ये एमटीपी हो सकती है, और 24 वीक्स के बाद भी लीगल हुआ जिस बच्चे को अबनॉर्मेलिटी है। अगर मां के पेट में कोई बच्चे को अबनॉर्मेलिटी है तो वो 24 वीक्स के बाद ये वो कोड इन स्पेसिफिक केसेस अलो करता है, डिपेंड्स अपॉन की। अब उसमें क्वालिफिकेशन क्या थी कि पहले 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर, अब 20 वीक्स तक एक ही डॉक्टर, और 24 वीक्स के बाद 2 डॉक्टर एमटी जो रेप विक्टिम। और 24 वीक्स के बाद जिस बच्चे को अबनॉर्मेलिटी है वो एक मेडिकल बोर्ड अब 24 वीक्स हो सकता है कि अनऑथराइज काम भी हो सकता है, इसलिए मेडिकल बोर्ड होगा, वो बताएगा कि बच्चे को कंजेनिटल प्रॉब्लम है, तो 24 वीक्स के बाद भी ये हो सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कॉन्फिडेंट जो आइडेंटिटी पेशेंट की डिस्क्लोज करने पे पहले सिर्फ 1000 जुर्माना बहुत कम था, अब आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर 1 साल की कारावास भी है। वो भी है डॉक्टर को एक अगर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है, और फाइन भी है। सो ये काफी 2021 का जजमेंट है कि एमटीपी एक कॉन्फिडेंशियल बात है, उनके सिर्फ घर के मेंबर्स को जो उन्हें कंसेंट उनको पता होना चाहिए, जो अगर माइनर होगा तो गार्डियन कंसेंट देगा उसके लिए। तो इसलिए ये एक्ट इसलिए लाए गए थे कि ताकि हेल्थ रेशियो इंप्रूव हो। और जो मैंने जजमेंट की बात की ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो मैं बता देता हूँ कौन सी जजमेंट है। ये है एक्स नाम डिस्क्लोज नहीं किया, जैसे आपने कहा कि विक्टिम जो भी करवा रहा है, जिसकी भी टर्मिनेट, इसलिए मैं 2016 का जजमेंट का मैंने केस का नाम ही नहीं दिया आपको, जिसमें कि इंटरनेट के जरिए लोगों ने पता लगा जो आपने वो बोले। ये केस का नाम है एक्स, उसका नाम नहीं बताया जो जिसने अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। पहले ये हाई कोर्ट में गए प्रेगनेंसी को करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये अनमैरिड है, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उसको नहीं अलो किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के में गए तो उन्होंने कहा आर्टिकल 14 की बात की, तो उसमें ये 22 ऑफ सितंबर 2023 की ये जजमेंट है जिसमें ये हुआ है। तो डॉक्टर साहब आगे आप बताओ कि भाई ये कैसे इसको आप कानून आ गया, कानून भी है, रूल्स भी बन गए, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन भी करता है जहाँ कहीं जरूरत भी है वो है। तो इससे ये जो गोरख धंधा है, ये जो लोग इलीगल प्रैक्टिस है, वो ठीक है, कानून है, जहां टर्मिनेशन की जरूरत है, प्रेगनेंसी वहां जरूरत है। क्या आप ये समझते हो कि सभी केसेस में क्या यही मेथड जो जुडिशियल इंटरवेंशन या मेडिकल इंटरवेंशन लीगल तौर पे ली जा रही है, जहां गोरख धंधा अपने लोग भी क्वैक्स जो मिडवाइव्स हैं गांव में दाइयां वगैरह वो अपने लोग पे भी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो इंडिया में सर रूरल आबादी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक गांव में दूर-दराज इलाकों में अनट्रेन्ड डाइज भी ये मेथड एमटीपीज कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है करना। और लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको बताऊं, जब तक वो नहीं होगा कोई कराएगा नहीं। लेकिन आपको बताऊं, मैंने आपको बताया एक डॉक्टर एक बच्चा फीमेल और मेल डिटरमिन करने के लिए, देखिए एक और मैं ऐड कर रहा हूँ अभी नई चीज। वो क्या है कि कुछ बच्चियां, छोटे बच्चे एडल्ट सेगमेंट में वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप पे आते हैं। जैसे आपने कहा रेप विक्टिम, बिल्कुल, तो रेप के विक्टिम तो जाहिर हो गया, अगर पता चल गया तो रिपोर्टिंग होगी, कोर्ट में केस आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन। कुछ केसेस ऐसे नहीं होते हैं और गर्ल चाइल्ड कहता है नहीं आई एम नॉट गोइंग टू बियर दिस चाइल्ड। एक तो माइनर है या कुछ भी है, जब मेजर है उसमें कोई फर्क नहीं। एक हॉनर के लिए ये लोगों में पता ना चले, वो भी एक फैक्टर है। वो 2021 की अमेंडमेंट में वो शामिल हो चुका है। 2021 में अमेंडमेंट में वो लीगल तरीके से आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं एग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा रेप या पॉक्सो या कोई और जा सकते हैं, क्या ये अडॉप्ट कर रहे हैं ये वाला मोड लीगल वाला, या लोग अपने तौर पे
तो देखो ये जो आप देखते हो मेडिकल प्रोफेशन आपके हवाले से लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा कानून बहुत ही सख्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसका गोरख धंधा चल रहा है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में अभी भी अनऑफिशियली काफी एरियाज में जम्मू के लोग जाके वहां लिंग परीक्षण करा रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि यहाँ कानून बड़ा सख्त है, लेकिन हमें भी कुछ पता नहीं। दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब कभी कहीं किसी को पता चलता है तो बड़ी क्विक एक्शन की जाती है डीसी की तरफ से, सीएम की तरफ से, लेकिन अनऑफिशियली भी, क्योंकि हम लोगों का सोशल मॉरल्स नहीं है। हमें लड़का ही चाहिए, मुंडा ही चाहिए, छोरा ही चाहिए, और हरियाणा पंजाब में तो बात ही है। और जो आपने बात की कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे कर रही हैं, चाहे वो रेसलिंग फील्ड है, एथलीट्स हैं, या दूसरे हैं पढ़ने में हैं, जो मतलब हर किस्म की जॉब में और काफी एडवांस है। लेकिन फिर सोसाइटी जो ये वाले जो मेरा डॉक्टर साहब ये कहने के लिए जो आपने कहा कि 2021 का जो एक्ट आ गया, अमेंडमेंट आ गई है, लोगों को जी एडवाइस करेंगे मुझे लगता है कि भाई आप लीगल तरीके से हॉस्पिटल जाइए, आपकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, और उसमें पूरा आप जहाँ गायनिकोलॉजिस्ट को मिलो, गायनिकोलॉजी किसी को नहीं बताएगी, चुपचाप आपका काम हो जाएगा। तो आप क्यों क्वैक के पास? बिल्कुल, आपको क्वैक के पास नहीं जाना है, इसलिए अपनी लाइफ जो इंडेंजर में डालना है। इसलिए इसका मकसद यही था कि फीमेल डेथ ना हो, गर्ल डेथ ना हो, और मदर सेफ्टी रहे बस। तो यही मकसद है कि मदर मैटरनल मोर्टेलिटी कम करने के लिए, गर्ल चाइल्ड की मोर्टेलिटी कम करने के लिए, एडोलेसेंट गर्ल की चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करने के लिए सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। हम डॉक्टर साहब ये भी कहेंगे कि ये एक हमारा एजेंडा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां एक एडवांस सोसाइटी का एक है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो एक मेल डोमिनेंस की है, उसको हम सोशल रिफॉर्म्स की तरफ ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रेशियो इक्वल हो, और जो ये गर्ल चाइल्ड को आप एक अभिशाप ना समझे जी, क्योंकि आज तो पूरी इक्वल। और आज लेकिन मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, एक मेरे से थोड़ा सा इसको लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनको पॉलिटिकल आप रिजर्वेशन दे रहे हो जी, कई तरह से वोटर्स को अपनी तरफ से ले रहे हो, फीमेल वोटर्स को, जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है जी ये दे दिया हमने, वो दिया, जो भी है फीमेल वोटर्स को। लेकिन जो सोशल स्टेटस है उसका, जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। जो इनहेरिटेंस से आता है, जहां उसको इकोनॉमिकली इंपावर करना है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी होने चाहिए। और जो हिस्सा देते हैं वो भी भाई लोग ले जाते हैं, जो माँ की तरफ से, माँ बाप की तरफ से आते हैं वो भी जो ससुराल वाले ले जाते हैं, उसकी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती। और सोशल स्टेटस उसका जो रूलर जो हमारा जो है एक इंडिया है, उसमें इस किस्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस ठीक है, तो जी वोट बैंक की राजनीति के लिए बढ़ा रहे हैं, और जहां कहीं भी आप उनको तो उनको जो उनकी अपनी एनवायरनमेंट कम होती है, उनके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के हस्बैंड होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनकी ज्यादा होती है। जस्ट एक उनको कि भाई आपको रिजर्वेशन दे दी पॉलिटिकल और वोट बैंक, तो लेकिन सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बारे में थोड़ा सा आप करें, जिसको मैंने जो बात की है, ये आप एग्री करते हैं या क्या देखते हैं? मेरी तो सबसे यही अपील है कि हम लोगों को धृतराष्ट्र वाला दुर्योधन मोह बंद कर दीजिए। बिल्कुल, दुर्योधन मोह पुत्र मोह बंद कर दीजिए, और कन्या को एक्सेप्ट करिए। हम लोग 7 दिन हम जब नवरात्रे का फास्ट रखते हैं, 9 कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद कंजके पूजते हैं, पर्टिकुलरली हमारे, और ऐसे ही देवी का अवतार करते हैं। शक्ति सारी देवी माता का अवतार है। तो और आजकल तो कोई मुझे समझ नहीं आती, आजकल के जमाने में हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग भ्रूण हत्या करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हमारा जो आपकी बेटियां हैं दोनों, और दोनों हमारा सामाजिक स्तर जो है वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम सामाजिक स्तर पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि आने वाला वक्त जो है, कानून का तो मुझे लगता है सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि हमारी माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। कुछ हुआ है लेकिन अभी भी है। और मैंने आपको बताया कि आप हैरान परेशान रहेंगे जज साहब, जितना हम लोग बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा जो वीआईपी जिनको हम मानते हैं, वहां पर ही पुत्र मोह का भंग ज्यादा है। क्योंकि मेरे राजपाट को कौन देखेगा, मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा,
मेरा करोड़ों का बिजनेस कौन संभालेगा? इस चक्कर में भी ये पुत्र मोह अभी वहां तक भी ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। लड़कियां आगे आपके सामने है, सब कुछ कर रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, हर काम में आगे हैं, और आज तो देखो और नंबर कर रही हैं हर उसमें। फिर ये अभी भी ये कैसे हम इसको? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक समाज में जो जागृति आती है एक दिन में बदलती नहीं। कानून तो अभी जरूर आया है, हम लोग बना रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, टाइटल भी है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। और आपको पता है हमारी वो एक जो किश्तवाड़ की तीरंदाज है जिसको अभी ऑनर किया, जिसने वर्ल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, वो शीतल देवी जो किश्तवाड़ की लड़की हैंडीकैप्ड है, पैरों से वो तीर चलाती है। तो ये मोटिवेशन होनी चाहिए हमारी यंगर जनरेशन। अगर एक मतलब हैंडीकैप लड़की मेडल जीत सकती है तो हमारी लड़कियां तो ऑलरेडी आ गए हैं, फिर हम लोग क्यों डिफरेंस है? क्यों ये डिफरेंस? और ये भी नहीं है कि कोई रूरल में कम लोग समझदार हैं या कम एडवांस हैं सोशली, और हम हर जगह से बच्चे निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है जी ये हमने तो ये बात की, एक तो उसको दोनों टच दिया हमने, कि एक कानूनी टच भी दिया और चर्चाएं आम खास भी की। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए। तो नए टॉपिक, नया एपिसोड दोबारा हम हाजिर हो जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।